Hey guys, how are you? This side is Professor Chirag and finally आप लोग का एथिक्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ यार. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों को इतना वेट करना पड़ा मेरी वजह से. अगेन बैच थोड़ा सा डिले करना पड़ा. रीजन था, आप जानते हैं कि मेरा प्रोफेशनल एंड पे बहुत सारे बैचेस चल रहे थे उस टाइम पे एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू गिव यू गुड टाइम. अपन जल्दी से इसके अंदर आए, इन टाइम खत्म करें इसको, इसलिए पर्पसफुली थोड़ा सा बैच डिले था. तो वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू. और जो लोग वीडियोज में देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा दैट आई एम वेरी सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया इस बैच में. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगेन आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने शायद मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने पढ़ा है. जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, अगेन आई एम एडवोकेट चिराग छोटरानी, आई एम मास्टर्स ऑफ लॉ. मैंने मेरा LLB सिम्बायोसिस से किया, LLM भी सिम्बायोसिस से किया और हाल फिलहाल मेरी PhD के फाइनल ईयर में हूँ, जहाँ पे माई स्पेशलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन अबाउट कॉर्पोरेट लॉ एंड सिक्योरिटी लॉज. अगेन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल के अंदर मैं आपके दो सब्जेक्ट्स के साथ डील करता हूँ. एक है फंडिंग जो बैच अभी आप लोगों ने खत्म किया है एंड सेकंड गोज एथिक्स. ये दोनों के दोनों ही मेरे PhD थीसिस राइटिंग के हमेशा से मेन टॉपिक्स रहे, हेंस मैं प्रोफेशनल के अंदर ये सब्जेक्ट्स को उठाता हूं. नाउ विदाउट वेस्टिंग एक छोटा सा और थोड़ा सा टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ योर बैच. सो 100 नंबर का मॉड्यूल 1 का पेपर. भाई पेपर का नाम गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स. अच्छा ठीक है, अब जैसा ये नाम है वैसे ही इसका डिवाइडेशन किया गया. अच्छा मार्क्स का डिवाइडेशन है ना, मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा. मेरे को मार्क्स के डिवाइडेशन से फर्क नहीं पड़ता. पहले आज सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि हम लोगों को इस बुक का मतलब समझना है, क्यों अपन इस बुक को पढ़ रहे हैं ये समझना है. और उसके बाद आज शगुन के नाम पे चैप्टर 1 थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे. उसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना अपन ने, हार्डली एक पेज पढ़ाऊंगा बस, इससे ज्यादा नहीं चलेगा अपना. नाउ लेट्स स्टार्ट अप दिस. ओके गोइंग अहेड. अच्छा आप लोगों की पुस्तक का नाम कुछ इस प्रकार है. आप लोगों ने बोला भाई बुक का नाम है, हम बोलते हैं गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स. राइट इसके अंदर आप बांटते हो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपन लोग क्या कर रहे हैं. ये कंपनी के अंदर सबसे पहला वर्ड यूज कर रहा है अबाउट गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? द वर्ड गवर्नेंस सिग्निफाइज, सर गवर्नेंस का मतलब अगर आज तक हम लोगों ने कभी समझा है तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस कहां से आ रहा है. क्यों सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस करूं यार, मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी काम करूं. आप लोगों ने कहा सर आपकी मर्जी है, आप कैसे भी काम करो. ऐसा हम आपको तब बोलते हैं जब ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपका होता, तब हम बोलते हैं आपका बिजनेस है, बस आप ईमानदारी से काम करना, बाकी जैसा काम करना है करो, हम बीच में नहीं आएंगे. बट अगेन गवर्नेंस वर्ड खाली गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ना आपको. आपके इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में जो आपका पार्ट ए है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस है. पर गवर्नेंस ऑफ व्हाट? इट सेज, आपकी बुक का नाम है, इट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अच्छा ना दोस्त, मैं एक चीज बता देता हूं. इस सब्जेक्ट को है ना सबसे ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है और इसी के अंदर, टू बी अ फैक्ट, इसी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे मॉड्यूल 1 के अंदर फेल होते हैं. सर सब्जेक्ट टफ है क्या? चांस भी नहीं है. पेपर के अंदर कुछ टफ होने का है नहीं, और प्लस मैं पढ़ा रहा हूं तो आप छोड़ ही दो कि टफ होने वाली बात है. बात कहां उठ रही है, प्लीज इस चीज को समझना. इस चीज के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हर चीज बड़ी रेपिटेटिव नेचर की है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो होती है कि सर क्वेश्चंस है ना समझ नहीं आते उस टाइम पे कि कौन सा कंटेंट इसमें ऐड करें, कौन सा हटा दें, जिसकी वजह से या तो हम ज्यादा लिख देते हैं और टाइम कम बचता है एंड तक जाते जाते, या फिर हम लोग इतना कम लिखते हैं टाइम बचाने के चक्कर में कि नंबर नहीं आते. और कुछ क्वेश्चंस जेन्युइनली अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो आपको शायद तक समझ नहीं आ पाते. तो अब इस चीज की वजह से इनके नंबर कटते हैं. सेकेंड, आपने मेरे इस पुस्तक के अंदर और इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर मेक श्योर करना है कि आप बैक टू बैक राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे. आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपको जैसे ही दिन खत्म हो उसके आखिरी के 10 मिनट में आपको मेरे को रोक लेना है कि भाई क्या करना है अपन ने. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो, आप उस क्वेश्चन को लिखोगे, अगले दिन उसका आंसर मैं लिखाऊंगा. एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको आज लिखोगे, अगले दिन उसको मैं लिखाऊंगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अपन क्या कर रहे हैं. अपन लोग रोज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. एथिक्स के अंदर पास होने का सबसे पहला तरीका है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो. दैट्स द ओनली वे. अच्छा अब आपके नोट्स को मैं किस तरीके से मोल्ड करूंगा पहले ये समझ लेना. नोट्स के अंदर हर चैप्टर के बाद में मैं पास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी रहे वो आपको देने वाला हूं. वो अपन ने जेन्युइनली कोशिश करनी कि जितने मेजॉरिटीली हो सके अपन डिस्कस कर लें, जितने मेजॉरिटी हो सके डिस्कस कर लें. जितना अपन इसमें डिस्कशन करेंगे उतना आपका माइंड खुलता जाएगा कि हम कैसे कैसे आंसर्स लिख सकते हैं. सो नाउ द आइडिया इज क्लियर अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट योर दिस सब्जेक्ट. अब आती है सेकेंड चीज, और जो सेकेंड सवाल हमारे सामने कि सर ये जो बुक है
इसका मतलब क्या है और स्कीम ऑफ मार्किंग क्या है? स्कीम ऑफ मार्किंग मैंने आपको बोला अपन कल डिस्कस करेंगे। कल मैं आते ही पहला या फिर अगर आज के टाइम में अपने को सेकंड लेक्चर का टाइम मिल गया अपन तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आज सिर्फ इस बुक का मतलब समझना है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब है आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो दोस्त। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? दिमाग लगाना सर। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी। कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी। सर कॉर्पोरेट ऑल्सो इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट ऑल्सो इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब आपको बात समझ में आ रही है दोस्त? आप चाहे स्पेशल एक्ट से आ रहे हो चाहे आप कंपनीज एक्ट से आ रहे हो, आप लोगों के लिए एक चीज बड़ी कंपलसरी है कि चाहे आप बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे आप कॉर्पोरेट हो, आप सब लोगों को जो हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बताएंगे, आपने उसको कंपलसरीली अधेयर करना है, आपने उसको फॉलो करना है, आपको उससे कंप्लायंस दिखाने पड़ेंगे। नाउ कमिंग डाउन टू दिस, सर व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? हमने कहा सर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई कंपनी, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट। बट सर गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है आपके लिए कुछ सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। सर एक बात जाननी थी, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस है ये एक्चुअली फॉलो करता कौन है और ये किसके लिए बनाई जाती है? ये आपका सवाल होना चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्या कहते हैं कि सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाई जाती है कंपनी के लिए जिनने सेट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। दोस्त गलत है, आप बात समझो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, गेट द बेसिक्स करेक्ट। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो क्या करेगी फॉलो यार? Corporate governance norms are set of good practices which a management must follow, which the management must follow while working in their day-to-day life. तो ये जो set of best practices है ना, ये करनी कंपनी के लिए है, पर फॉलो कराएगा कौन? हमारा मैनेजमेंट। So these are set of good practices to be followed by the management in day-to-day business. In their day-to-day business. So now we know what is corporate governance. अच्छा, इसके अंदर अपन ने 10 चैप्टर्स पढ़ने। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्व कैसे हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या कहता है, क्या क्या सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस है, नहीं किया तो क्या गलती होगी, क्या पेनल्टीज हैं, ये है आपका फर्स्ट पार्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चलेगा। आएंगे आज अपने को इसी के ऊपर बात करनी है, तो अब मैं ज्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर नहीं दे रहा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज कहां पे जाएंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, अब आप बढ़ रहे हैं टू नेक्स्ट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये आपका सेकंड पार्ट है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपकी बुक का थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। अच्छा, मेरे हिसाब से ना आप लोगों ने सबने रिस्क का मतलब क्या समझा है? सर थ्रेट जो हमारी तरफ आ रहा है दैट्स रिस्क। उस रिस्क को मैं किस तरीके से मिटिगेट कर सकता हूं, मतलब किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकता हूं या फिर क्योर करना है अपन ने अगर वो इवेंट हो जाता है। आपके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट वही है दोस्त। मेरे आइडिया में ना रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि सामने से जो थ्रेट आ रहा है उसको कैसे मिटिगेट करना है। रिस्क मैनेजमेंट इससे थोड़ा सा और ज्यादा है। एक बात समझना, आई बिलीव कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो फ्यूचर में आती हुई चीज को देखकर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और दूसरे जो इसे रिस्क की तरीके से देखते हैं। आई कोट एन एग्जाम्पल फॉर दिस, जियो, वोडाफोन, आइडिया। इन तीन कंपनीज के बारे में बताता हूं। देखो कैसे इन लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया। जियो ने मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी देखी। जियो ने मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी देखी जैसे ही रिलायंस कॉम का खाली अकेले काम करने का स्पेयर खत्म हुआ और जियो आया बाजार में खुद का एक पूरा आइडिया लेकर, जहां पे उसने सब कुछ फ्री कर दिया। इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री। इन लोगों ने एक फ्यूचर देखा, अगर ये नहीं करते तो कोई और करता। रोमिंग फ्री किया, इंटरनेट फ्री किया, कॉलिंग फ्री की। फ्यूचर को अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा और मैनेजमेंट किया। इसी टाइम पे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबने इसको एज अ थ्रेट देखा और कहा कि अगर आप सर्वाइव करना है तो हम सबको भी सब कुछ फ्री करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। अगर आप सर्वाइव करना है तो हम सबको भी यही करना पड़ेगा, दैट इज सब कुछ फ्री करना है। एयरटेल ने भी फ्री कर दिया, वोडाफोन ने भी फ्री कर दिया, आइडिया ने भी फ्री कर दिया। बहुत बढ़िया, हो गया सब कुछ फ्री। बट द क्वेश्चन कम्स टू कि क्या अब कोई फायदा है? क्योंकि जियो ने फर्स्ट अटैक कर दिया है, सो उसने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और अब ये आपके लिए थ्रेट की तरह चल रहा है।
सो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ थ्रेट के साथ नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट भी सिखाने वाला है। तो अपन जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो मेरा आइडिया सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में इट्स नॉट टू व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स, बट जब मैं रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूंगा, हम थ्रेट्स के साथ साथ और क्या क्या ऐड करेंगे, हाउ दीज थ्रेट्स कैन बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी। Goes simple and goes fine. And now we are getting it कि risk management is not just mitigating the risk, but also to see कि opportunity क्या है और कैसे उसे curb कर सकते हैं. Also it is to see threat और कैसे अपन इन threat को overcome कर सकते हैं. आपने कहा भाई कैसे करेगा, एक आइडिया दे दे. ये आइडिया आपको आइडिया नहीं दिया. Vodafone and Idea realized कि now they won't be able to compete stand alone against Jio. One. सेकेंड, मार्केट शेयर उनका था नहीं, उनका मार्केट शेयर टूट रहा था. बोथ डिसाइडेड टू मर्ज सो दैट दे कैन compete एंड दे वर सीइंग अ रिस्क, जिसको हटाने का तरीका यही था. सो कहना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अपन ये भी देखेंगे कि कब कॉर्पोरेट्स रिस्क हटाने के लिए कैसे मर्ज की तरफ जा सकती हैं, कैसे एक्विजिशंस करती हैं, कैसे वो नए नए हथकंडे अपनाएंगी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. तो ये वाला पार्ट है ना, बड़ा आपकी बुक का इंटरेस्टिंग सा होगा. मैंने इसको एक ही बार में नहीं पढ़ाऊंगा, वरना क्या होगा ना, रिस्क मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको ये सब्जेक्ट ड्राई लगेगा. तो मैंने क्या करना है, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर्स के कभी बीच में एक बार रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दिया, कभी अपन चेंज करके कंप्लायंसेस में एंटर करेंगे, कभी एथिक्स में एंटर करेंगे, तो अपन बड़ा सिस्टमैटिकली प्लान करके चलेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, दैट यू लीव अप टू मी कि अपन ने किस तरीके से इसको डील करना है. यहां तक सब कुछ ठीक है. तो अच्छा, कोशिश पहले ये रहेगी कि अपन एक बार पार्ट ए को स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा खत्म करें, पर अगर मुझे कभी भी लगा कि कहीं पे भी अपन ड्राई जा रहे हैं, ऐड कर देंगे. ऐसा कुछ एकदम ऐसा प्रेशर नहीं लेना है, पर जहां जरूरत लगेगी वहां ऐड करेंगे. ठीक है. अब आपको समझ में आ गया गवर्नेंस क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या डील करता है. तीसरी चीज़ है कंप्लायंसेस. कंप्लायंसेस यार मुझे लगता है कि आपकी जवानी से लेके आज जब आप इस बुढ़ापे में बैठे हो, ये पूरी की पूरी बात आपने कंप्लायंसेस वर्ड के लिए करी है. कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, टू फॉलो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. कंप्लायंसेस का मतलब होता है टू फॉलो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. पूरी जीवन आपसे इन लोगों ने क्या ही करवाना है, अधेर करवाने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अधेर करवाने नए नए लॉज, और आप बीइंग सीएस यही काम करेंगे. यस. सो कंप्लायंसेस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, बीइंग अ सीएस आप लोगों ने कौन से कंप्लायंसेस कराने हैं, कितने कितने टाइम में कंप्लायंसेस कराने, तो ये आपको आपकी जवानी की याद दिलाएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव की याद दिलाएगा. सो अगेन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा आपको. तो ये बीच में जो दो हिस्से हैं, ये आपको थोड़ा सा सांस लेने का मौका देंगे, जबकि गवर्नेंस बड़ा ड्राई सब्जेक्ट जाएगा. पर मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जितनी मस्ती कर पाए अपन मस्ती करें. इस सब्जेक्ट में थोड़ी मस्ती ज्यादा करेंगे अपन लोग. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा ड्राई, एकदम ड्राई है. तो अपन ने थोड़ा सा इसमें मस्ती फन लविंग ऐड करना होगा. एक चीज और जो मैंने आपको कही है और याद रखनी है आप लोगों ने, कि है ना, अलग अलग केसेस की रोज अपन स्टडी निकालेंगे. अपने को केस स्टडीज पढ़नी है सब्जेक्ट के अंदर. जितनी केस स्टडीज पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग खुलता जाएगा. एकदम ठीक है. चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं. लास्ट है एथिक्स, जिसकी वैल्यू हम लोग करते ही नहीं है. एथिक्स का मतलब क्या है यार, आप बता दो. चलो एक बार के लिए, आज के लिए पहले मैं बता देता हूँ एक बार एथिक्स का मतलब. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एथिक्स का मतलब क्या सेट कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने एथिक्स का मतलब क्या सेट किया है. जस्ट अ सेकंड गाइस, आई विल स्टार्ट. एथिक्स का मतलब क्या सेट किया. अच्छा ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अपने घर में आज एक बुढ़ी औरत आई, आ गई, आने दो, आई. आती सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पांव छूने का. दैट इज व्हाट इज एथिकल. अगर आपने नहीं किया तो आप एकदम अलग लेवल पे जज होने वाले हो भाई. पांव नहीं छुए, निकम्मा नालायक, जीवन में कुछ नहीं करेगा, बर्बाद आदमी है, बदतमीज है, नशे पते करता होगा. पर इसी जगह अगर तुमने उसके पांव छू लेना, आंटी को हो जाएगा एकदम रिलैक्सेशन कि बंदा है एकदम गुणवान, बंदा एकदम गुणवान है. और आपने भी कहा ठीक है ना, पांव छू लेते, जबरदस्ती जज करेगी. अच्छा, कितने लोग पांव छूते हुए तुम में से, इतने सारे बैठे हो तुम भाई, तुम में से कितने लोग जेन्युइनली पांव छू के आशीर्वाद मांगते हैं? नो वन इंटरेस्टेड. अच्छा, आपको लगता है कि वो आपको आशीर्वाद दे भी रही है, वो भी कह रही है हाँ चल ठीक है आजा. मतलब कुल मिला के कंसेप्ट वही कि हम पहले पैदा हुए इसलिए आप उनके पांव छू रहे हो. ठीक है क्या? सो यहां पे आप बताओ, अगर मैं पांव नहीं छू रहा तो क्या मैं अनएथिकल हूं? आपने कहा हाँ, तू पांव नहीं छू रहा है तो अनएथिकल है. अब ऐसा एग्जाम्पल यहां पे एक्सपेक्ट करने का नहीं. क्यों? क्योंकि ये सब है पर्सनल एथिक्स जो आप लोग अपने हिसाब से सेट करते हो. इसके अंदर क्या पढ़ने का है, बिजनेस एथिक्स. अब बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि भाई दीज गाइड यू, these are policies, these are procedures which guide you for the conduct. जब आप काम कर रहे हैं तो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, like being
अ फैकल्टी फॉर सीएस, मेरा कंडक्ट होना चाहिए। आज आप सब लोग इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हो यहाँ पे, अच्छा आप सब ने वन गो में पेमेंट करना है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे इन लोग के पास कोई ऑप्शन है। बेचारों ने पेमेंट कर दिया, सब्जेक्ट ले लिया, अब इनको कोई डाउट आ रहा है, आएगा नहीं भाई बढ़ा रहा है, बट स्टिल आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर रहे हो कि सर ये वाली बात समझा दीजिए। मैंने कहा नहीं, अब नहीं बताऊंगा, जो वीडियो में बोला वो वीडियो में बोला, बात खत्म। फॉर दैट ज्वाइन माई लाइव क्लासेस। आपने कहा कितना अनएथिकल है, क्या कर रहे हैं, उसको एक डाउट है, डाउट बता दे, उस बच्चे का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं कहा ना, माई पॉलिसी इज वेरी क्लियर। अब आपने कहा ये अनएथिकल है, अब बात समझना, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, पर अगली बार वो बच्चा कभी जीवन में मेरे लिए कुछ बोलेगा नहीं कि इसकी क्लासेस लगाओ। लॉन्गर रन में चाहे आप आज कितना भी फायदा कमा लो, लॉन्गर रन में ये सिर्फ आपका लॉस होगा। मेक सेंस? यस। सो अब ये तो थे भाई मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स। एथिक्स इन आर बुक अपने को कैसे डील करने भाई, दीज आर अगेन द गाइडलाइंस। एथिक्स विल बी योर गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू वर्क, एंड इससे बेटर अगर मैं कहूं अबाउट what is right and what is wrong, what is right and what is wrong। श्योर है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब है ना, हमको सर बुक का नाम समझ में आने लगा है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है गवर्नेंस के अंदर, हम देख रहे हैं रिस्क को कैसे मैनेज करना है, हम देख रहे हैं लॉस टाइम पे अधेर करने हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट काम करते वक्त एथिकल काम करना है। यही मेरा काम है, यहां तक ठीक है। और यही ये बुक तुमको सिखाना चाह रही है, क्यों? क्योंकि तुम ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होगे जब तुम उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होगे। तुम्हारा काम है देखना कि बोर्ड पूरे के पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुम्हारा काम है देखना आगे के थ्रेड्स क्या आ रहे हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट बना के बोर्ड को बताना कि हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा काम है सारे कंप्लायंसेस करवाना, तुम्हारा काम है एथिकल बिहेवियर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करना। सिर्फ तुम्हारा नहीं, पर सबसे पहले तुम्हारा, ये है हमारा काम। यहां तक एकदम ठीक है। दिस इज वेयर वी आर लर्निंग एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस एंटायर बुक ऑफ 100 मार्क्स। अब देखो, पर से इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आ गया आप लोग को, दैट व्हाट दिस बुक इज गोइंग टू डिमांड। आपका काम इस बुक के अंदर बार बार सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा दोस्त कि आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करनी है। गलती से भी राइटिंग प्रैक्टिस छूटी और मेरी मेहनत खराब है। यू नो, बहुत गुड चीजें छूट जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल एफर्ट्स छूट जाते हैं। ये लिटिल एफर्ट्स पुश करने हैं। और याद रखना, मॉड्यूल 1 में तुम्हारे इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर लाके दिखाऊंगा, बस मेरे को साथ साथ चलने देना और कुछ भी मत सोचना। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ एज इट इज फॉलो करना, उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। मेक दिस योर बाइबल, खत्म। इसके बाद कुछ पढ़ना है तो मॉड्यूल ही हाथ लगाना है और कुछ नहीं। एंड ट्रस्ट मी, आपके नोट्स हमेशा से मैं मॉड्यूल के ऊपर ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मॉड्यूल से बेहतर कोई चीज हो सकती है। सिर्फ उसे सिंप्लीफाई करने का काम है, वो मैं कर देता हूँ। श्योर इनफ, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज अपन ने ज्यादा नहीं पढ़ना। मैंने आपको बताया था कि आज अपन ने बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कशन करना है, इसके बाद अपन लोग सेकंड लेक्चर के अंदर मेन डिस्कशंस करने वाले हैं। यहां तक सब साथ में पक्का चलेगा? लेट्स स्टार्ट। सो दिस गोज योर फर्स्ट चैप्टर ब्रो। आपका पहला चैप्टर भाई, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यही है आपका पहला चैप्टर। आज देख लें। अब अभी इतनी देर से जो बात हो रही थी उसी चीज को एक बार पढ़ देते हैं। एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे तुम फोर्स भी कर लेना भाई, आज बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो नाउ व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ डू वी गो अबाउट दिस? कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेशन। अब देखो इसने क्या बोला, कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेशन। सो एवरी काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, एवरी काइंड ऑफ कंपनी इज इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इज derived from the Latin word which is corpus. Corpus means what? Corpus means a body. I shall repeat this again. Corporate or corporation is derived from the Latin word corpus, and corpus means what? A body. और governance का मतलब क्या होता है? एक set of procedure, एक system. Again, governance का मतलब क्या होता है? एक process, एक system placed for satisfying. वापस से, कॉर्पोरेट का मतलब है एक लैटिन वर्ड कॉर्पस, जिसका मतलब होता है बॉडी। गवर्नेंस का मतलब क्या है? एक सिस्टम, एक प्रोसीजर फॉर सेटिस्फाइंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, दोस्त शेयर होल्डर नहीं बोला है उसने, स्टेक होल्डर वर्ड यूज किया है। जब कभी भी आपके सामने वर्ड आ रहा है अबाउट स्टेक होल्डर, ये कहना चाह रहा है माई कस्टमर, माई गवर्नमेंट एजेंसी, माई सोसाइटी एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज कंसर्न विद दिस बिजनेस, सबको खुश रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स, इट गोज बियॉन्ड शेयर होल्डर्स। आई बिलीव यहां तक की बात आप लोग को एकदम आराम से समझ में आई है, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं। Going ahead, up the root of the word governance is from gubernate. कहां से आया ये वर्ड?
गवर्नेंस का वर्ड कहां से आ रहा है? गुबरनेट. गुबरनेट का मतलब क्या होता है? टू स्टीर. अच्छा, टू स्टीर का मतलब क्या है? बात समझना. गवर्नेंस इज वर्किंग. अच्छा देखो, ये सिर्फ एक लेमन एग्जांपल है समझने के लिए. गवर्नेंस वर्ड कहां से आया? फ्रॉम द वर्ड गुबरनेट. गुबरनेट का मतलब क्या होता है? टू स्टीर. स्टीर का मतलब क्या है? दिस विल ड्राइव यू टुवर्ड्स द राइट वे. Corporate governance are set of best practices. Yes, they are. Corporate governances are set of best practices. Corporate governance में जो एक governance word है, ये कहां से आ रहा है? From the word governate. Governate का मतलब क्या होता है? To steer. ये आपको steer करता है towards the right way. यहां तक श्योर है एकदम? आ जाए आगे. When combined corporate governance means, अच्छा अब corporate का मतलब पता है, governance का मतलब पता है, कर दे combine, कर दो कंबाइन. कंबाइन मीन्स अ सेट ऑफ सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स. देखो इसने क्या बोला, ये पॉलिसी भी है, ये स्टैंडर्ड भी है, यहां पे प्रोसीजर्स भी हैं, यहां पे सिस्टम भी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, बट इनमें पॉलिसीज भी होंगी, ये आपको प्रोसीजर भी बताएंगे, ये आपको सिस्टम भी बताएगा, ये आपको मल्टीपल चीजें बताने वाला है. दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पुट इन प्लेस बाय कंपनी टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इज मेंटेन्ड इन ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट मैनर. ये आपको अकाउंटेबिलिटी भी सिखाएगा, ये आपको ट्रांसपेरेंसी भी सिखाएगा, ये आपको रिपोर्टिंग भी सिखाएगा. इसने क्या बोला कि सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम, जिससे स्टेक होल्डर से एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा. अगर आज मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं और मैं आपके साथ सारी सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस कर रहा हूं, सही सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, सही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, हर चीज सही कर रहा हूं, सोच के देखो, क्या आपका, मेरा और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा? क्या मेरी यस एकेडमी का रिलेशनशिप आप सब लोगों के साथ अच्छा नहीं बनेगा? यस, 100% बनेगा, 110% बनेगा. आ जाए. द फ्रेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क. अच्छा, ये रिपीट है. The word corporate governance refers the framework of rules, relationship, system, processes within and by which authority is exercised and controlled within corporation. तो ये क्या बोलती है? ये set of good practices है जो पूरी की पूरी corporation में recognize की जाती हैं. It encompasses the mechanism by which companies and those in control are held to account. Again, I shall repeat this. It encompasses mechanism by which कंपनीज, ये एनकम्पास करती है एक मैकेनिज्म जिससे कंपनीज एंड दोज इन कंट्रोल, मैंने आपको क्या बताया था, इसका प्राइमरी कंसर्न कंपनी के अंदर कौन इनको मैनेज कर रहा है उसके साथ है. दोस्त बात समझो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक आइडिया क्यों आ रहा है यार? आज मेरा अगर कोई बिजनेस है ना, मैं कभी भी उसके अंदर मेरे बिजनेस में खुद के साथ या मेरे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करूंगा. एक बेसिक आइडिया. क्यों? मेरा बिजनेस है, मैं काम कर रहा हूं, अरे मैं ही क्यों अपना काम खराब करूंगा यार? जब लोग वैसे ही मेरे पास आ रहे, मैं क्यों उनको लूटूंगा? फर्स्ट. सेकेंड, अगर यहीं पे मैं खाली कहीं पे पैसा लगा दूं और उन लोगों को बोलूं कि बिजनेस तुम चलाओ, सारा काम तुम करो, मेहनत तुम करो, अब यहां पे ना एक पर्सनल ग्रीड आती है कि क्यों हम चिराग को कमा के दें? चिराग अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा हमको ज्यादा चाहिए, लेट्स डू समथिंग जो सही नहीं है. और इसीलिए इन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट में है इस कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, इन लोगों के लिए सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस आई. अरे यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हम इतना ध्यान ही क्यों दे रहे हैं? सत्यम स्कैम 2008, देखो ना क्या हालत करी उसने अपनी इकोनॉमी की, कितना बुरा फ्लक्स किया अपने को. सो वी अंडरस्टूड कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बड़ा मैटर है और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना अगर कंपनीज डेवलप नहीं करेंगी, इन्वेस्टर्स का विश्वास उठ जाएगा और कहीं ना कहीं पे आप लोग लॉसेस खाने लगोगे, इकोनॉमी नीचे जाने लगेगी. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एकदम ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में एक्सेप्ट किया जाए. श्योर है? एकदम सिंपल है, कोई डाउट नहीं है. अच्छा, अब है ना डेफिनेशंस है. एक डेफिनेशन दी है आईसीएसआई ने और दूसरी दी है आपके सबसे पहले इंसान ने जिसका नाम था रॉबर्ट इयान. रॉबर्ट इयान की डेफिनेशन याद नहीं भी रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आईसीएसआई का डेफिनेशन याद चाहिए. ठीक है एकदम. सो आईसीएसआई की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन लोगों ने ध्यान देनी है. अब दोस्त, आप लोगों ने बोला आईसीएसआई की तरफ से क्या डेफिनेशन आई है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आईसीएसआई की कुछ क्लूज और कुछ वर्ड्स याद रख लो, बाद में लैंग्वेज हल्की ऊपर नीचे की चलता है, पर जो इन लोगों ने मेन चीज बोली है वो एकदम पकड़ के रखनी है. पक्का? चलो भाई. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द, अच्छा वापस मस्ती नहीं प्लीज आ जाओ वापस से. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहली बात इसने क्या बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट सेट ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. कंप्लायंस ऑफ लॉ. अब बात समझना, दो चीजें बोल दी इसने अभी तक आपको. सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे भाई,
सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एंड सेकंड कंप्लायंस ऑफ लॉ। आप एक तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो, दूसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ। पर बात खत्म नहीं हुई है, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। प्लीज देखिए इस पूरी लाइन को। इट सेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। व्हाट इज लेटर एंड स्पिरिट? एनीवन? व्हाट इज लेटर एंड स्पिरिट? समझना, मैंने आपको बोला जा जाके पानी ले गया, आप गए इसी मरी हुई शक्ल बना के बस उठा के लाके रख दिया। क्यों भाई? बंदा है, सीनियर है, बोल रहा है, मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉलोइंग इन लेटर। स्पिरिट, आपने जाए, आपने कहा बॉटल थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी बॉटल अच्छे से साफ कर दी, उसको एकदम क्लीन करके अच्छे से पानी लेके यार, आपने बोला सर और कुछ चाहिए क्या? नाउ दिस इज व्हाट यू से लेटर एंड स्पिरिट। सो जब आप लेटर एंड स्पिरिट बोलते हो ना, तो आप कहते हो कि सिर्फ इनको शब्दों के हिसाब से नहीं, दिल से फॉलो करना है। आपने जेन्युइनली मेहनत करनी है इसको पूरा काम करने में, अपन ने इसको परफेक्टली करना है। अच्छा, वॉलंटरी प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट करो यार। क्यों खाली जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हो? क्यों आप और आगे नहीं जा सकते? क्यों आप और बेटर नहीं कर सकते? क्यों आप एक एग्जांपल सेट नहीं कर सकते कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे किया जाता है? दैट्स व्हाट आईसीएसआई इज रिकमेंडिंग यू। सो आईसीएसआई ने क्या कहा? फर्स्ट भाई इसने कहा एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब ये एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेगा। एंड अधेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसने क्या बोला? देखो, इसने कहा एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आपने वेल्थ भी सही से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपके ओनर अलग है, आप सिर्फ काम करने आए थे, आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। वेल्थ सही से डिस्ट्रीब्यूट करो और सारे सोशल ऑब्लिगेशंस खत्म करना, ताकि आपका बिजनेस सस्टेनेबली डेवलप करे और सारे स्टेक होल्डर्स भी खुश रहें। ये किसने कहा? आईसीएसआई ने। अब इसके नीचे वाली डेफिनेशन पहले रीड मत मारो, क्यों बताता हूं। आईसीएसआई ने कुछ गवर्नेंस के स्पेशल अपनी तरफ से पॉइंट भी दिए हैं। अब दोस्त ये मैं पहले क्यों पढ़वा रहा हूं? क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन में कवर कर चुका हूं। सो दीज आर द पॉइंट्स गिवन बाय आईसीएसआई फॉर गवर्नेंस। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, अभी अभी मार्क किया था क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, यस। सेकेंड, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये चारों की चारों चीजें ऊपर आईसीएसआई की डेफिनेशन में अपन ने अभी अभी पढ़ी, तो आप लोगों ने वापस से इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। कल जब आप कभी आंसर लिख रहे होगे तो पहले आईसीएसआई की डेफिनेशन दो और फिर एलिमेंट्स बता दो ऑफ आईसीएसआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म, तो आंसर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है जिसकी कोई हद नहीं है। यहां तक श्योर है एकदम? आई बिलीव, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं रॉबर्ट इयन। अच्छा, रॉबर्ट इयन की बात अपन क्यों कर रहे हैं? ये पहला इंसान था जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन किया था अपने वर्ड के अंदर। सर इससे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था क्या? बिल्कुल था। इट इज एज गुड एज फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जहां से आप लोग कॉर्पोरेट वर्ड लाए हो, गवर्नेंस वर्ड तब से आ गया था, पर इस इंसान ने सबसे पहली बार अपनी बुक में इसको बताया था। एक बार कब बताया था अंकल ने? 1984 में बताई थी बात। देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न विद द वे कॉर्पोरेट एंटिटीज आर गवर्न्ड। क्या बोला इसने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न विद द वे कॉर्पोरेट एंटिटीज आर गवर्न्ड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वे बिजनेस विद इन दोज कंपनीज आर मैनेज्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एड्रेसेस द इश्यूज फेसिंग। अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या एड्रेस करता है रॉबर्ट के हिसाब से। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एड्रेसेस द इश्यूज फेसिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सच एज, इनकी क्या इश्यूज है? इंटरेक्शन विद द टॉप मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप विद द ओनर्स। हम बोलते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे ज्यादा काम करता है। ये वहां के इश्यूज सॉल्व करता है, जैसे कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये मेरे ओनर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एंड अदर इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड बाकी स्टेक होल्डर से कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। तो ये रॉबर्ट इयन की बात थी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बार रीड करने की बात थी। ये भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसीएसआई की याद रखनी है। नाउ कम्स डाउन, अच्छा ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ना, मैंने आपको पहले ही कहा था आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है भाई। नहीं, तुम जिद भी करोगे तब भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सो व्हाट गोज फॉर नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो भाई इसकी नीड कहां से राइज हुई, क्यों आ रहा है ये? देखो भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नीडेड टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट कल्चर। वाह, सोचा था कभी तुमने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि हमें कॉर्पोरेट कल्चर मेंटेन करना है। कल्चर ऑफ व्हाट? कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कल्चर ऑफ व्हाट? कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले आपको क्या बोलता है कि आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ,
एंड डिस्क्लोजर्स करो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की 3 चीजों की क्या जरूरत है? ट्रांसफरेबिलिटी, सेकेंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड डिस्क्लोजर्स। इट रेफर्स टू कंप्लायंस, प्लीज इसको छोटा टी कर लें। इट रेफर्स टू कंप्लायंस विद ऑल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, लीगल फ्रेमवर्क एंड वॉलंटरली अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस। देखो आपको याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि क्यों ना आप एग्जांपल सेट करो, क्यों ना आप बताओ कि अपन और क्या क्या कर सकते हैं यार, क्यों अपनी एक ही जो लॉ बोल रहा है उतनी प्रैक्टिस करनी, कुछ नई प्रैक्टिसेस लेके आओ जो हम फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, व्हाट इट सेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी है? हमने कॉर्पोरेट कल्चर मेंटेन करना है। कॉर्पोरेट कल्चर मेंटेन करना है इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर मेंटेन करना है इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने डिस्क्लोजर्स करवाने हैं, हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है, हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी लानी है। नेक्स्ट चीज इसने क्या बोला, इससे क्या होता है, आपको हम सारे मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज से कंप्लाई करवाते हैं। अच्छा, मॉरल एथिकल वैल्यूज एक पर्सन के विद इन होते हैं। हम बोलते हैं कि आपके मॉरल्स और आपकी एथिकल वैल्यूज बड़ी हाई होनी चाहिए क्योंकि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हो। सेकेंड, लीगल फ्रेमवर्क, जो लॉज आपके लिए बताता है ये आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट, आप वॉलंटरली आपकी तरफ से और क्या अडॉप्ट कर सकते हो प्रैक्टिसेस। ये सब चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है और इसी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेसफुल हो सकता है। श्योर, एकदम पक्का? आ जाओ, बस ये लास्ट चीज है भाई। एडवांटेजेस और करा देता हूं, एलिमेंट्स कल से करेंगे यार। अच्छा ना, ये देख लो भाई, ये तो एकदम मतलब अपने को रटना है। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है दोस्त। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत अच्छे हो तो ये 8 चीजें आप लोगों के लिए हमेशा होंगी। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से कर रहे हो तो ये 8 चीजें आपके लिए हमेशा होंगी। सर क्या होंगी वो 8 चीजें? अगर आप सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, आप डिस्क्लोजर रखते हो, मेरा एक मानना है कि ओवर द टाइम इन द लॉन्गर रन आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एनहांस होगा। सो फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर मैं बोलूं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके लिए कर सकता है वो है एनहांसिंग योर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। यही आपका पहला पॉइंट है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया सर, मैं सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूं सर, मेरा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट, अगर आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो आपके इन्वेस्टर्स का आपके साथ ट्रस्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपके काफी स्टेक होल्डर्स का आपसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। सेकेंड इज एनहांस्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट, लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे कि जब तुम काम कर रहे हो तो तुम सही ही कर रहे होगे। रतन टाटा ने नैनो बनाया था पर आज तक उसके इन्वेस्टर ने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा कि इतनी लॉस मेकिंग कार क्यों चला रहे थे हम, क्योंकि हम सबको उनके काम के, उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कतई विश्वास है, कोई डाउट नहीं था, इसीलिए आप लोग डर नहीं रहते। यहां तक श्योर है? फर्स्ट, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आ जाती है भाई, बड़ी एनहांस्ड पर्सनालिटी है आपकी, पर्सनालिटी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगती है। सेकंड, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आने लगता है। दोस्त अब बात समझना, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आया मतलब ग्लोबली मार्केट, आप ग्लोबल मार्केट में भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या है? बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अब अगर आप चाहें ना तो देश विदेश से भी पैसा रेस कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, देश विदेश से भी आप पैसा रेस कर पाओगे। ये थर्ड पॉइंट था। अच्छा है ना, अब इसके बाद आप फोर्थ ना पढ़ के फिफ्थ पढ़े। पहला पॉइंट क्या था? एनहांस्ड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट क्या था? इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। तीसरा, ग्लोबल एक्सेस मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या पढ़ने का? इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। भारत में भी बहुत इजीली आपको पैसे मिलेंगे, भारत में भी बड़े इजीली आपको पैसे मिलेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। सिंपल है कि एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझना, परफॉर्मेंस अच्छा है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, ग्लोबली मुझे पैसा मिल रहा है, इंडिया के अंदर भी मुझे पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे मेरी एंटरप्राइज की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो फिफ्थ है एनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन। 5 पॉइंट जल्दी से वापस रिपीट करवा दोगे? पहला क्या था भाई? हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हुई। सेकेंड, इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ गया। थर्ड, ग्लोबल एक्सेस मिल गया। फोर्थ, इंडिया के इंस्टीट्यूशन से भी पैसा मिलने लग गया। फिफ्थ, मेरी एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ गई। और ये सब होने के बाद अब पढ़ो वाला पॉइंट, दैट इट इज कॉम्बेटिंग करप्शन। कहीं ना कहीं पर करप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टर्स आप में पैसा लगा रहे हैं, दुनिया आप में पैसा लगा रही है, रिकग्निशन है, वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, करप्शन तो कम हो गई। सो इट्स कॉम्बेटिंग करप्शन। एंड उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट एकदम सिंपल है दोस्त, अगर करप्शन नहीं है, सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस है, लोग तुम पे विश्वास कर रहे हैं, पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपके यहाँ पे क्राइसिस भी नहीं होगा। क्राइसिस नहीं है तो आपके यहाँ पे स्कैंडल्स भी नहीं होंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, दिस बिकम्स योर सेवेंथ पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अभी 8 पॉइंट आपने याद रखने। दिस इज द नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जल्दी से बता दोगे क्या एक बार वापस से? नाउ फर्स्ट गोस कॉर्पोरेट
परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस काफी सुधर जाती है। सेकंड, एनहांस्ड ट्रस्ट। थर्ड, ग्लोबल एक्सेस मिल गया। फोर्थ, इंडियन इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल गया। फिफ्थ, आप लोगों ने कहा एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ गई। सिक्स्थ, आपने बोला करप्शन कम हो गया। सेवेंथ, नेक्स्ट अपन ने बोला रिड्यूस रिस्क ऑफ व्हाट, क्राइसिस एंड स्कैंडल्स। एंड लास्ट, अकाउंटेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स आ गए, आपकी नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सॉर्टेड। श्योर है क्या? एकदम सिंपल। थक गए हो क्या? बस लास्ट यहां, इसके बाद अगर तुमने जिद भी करी ना तो मैं और नहीं पढ़ाऊंगा, पक्की बात है। लास्ट गोस इज योर एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, इस पे ना अपने ज्यादा ध्यान नहीं देना, बहुत टाइम पास है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, आप डरो भी मत। सिर्फ ये तो एक बार शुरुआत की बात है, पहले दिन की बात है, दोस्ती यारी की बात है, आपका मेरा व्यवहार बना रहे, इसीलिए बात कर रहे हैं। पक्का? लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ द सेलिएंट एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर स्टेटेड हियर अंडर। पहला, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी कॉर्पोरेट भी सक्सेस में जाएगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क। सेकेंड, strong corporate governance maintains investors confidence, as a result of which company can raise capital effectively and efficiently. सेकेंड में इसने क्या बोला भाई, आप बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा फॉलो करते हैं, हर चीज अच्छे से कर रहे हैं, लोग आप पे विश्वास करेंगे, पैसा बड़े आराम से रेज कर पाओगे efficiently and effectively. थर्ड, there is a positive impact on the share price. काम अच्छे से कर रहे हो, एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ रही है, हर जगह से पैसा आने को तैयार है। शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती है? जब लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी। सो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंड्यूसमेंट टू द ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब फोर्थ पॉइंट समझना है इसने क्या बोला। फोर्थ में कह रहा है कि ये प्रॉपरली आप लोग को इंड्यूस, अच्छा इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना टू द ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब सबका टारगेट है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया ना वो अचीव करना, मतलब करना। दैट आर इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में हो और जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हो, वो चीज अपने को अचीव करनी ही करनी है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मिनिमाइजेस वेस्टेजेस, करप्शन, रिस्क एंड मैनेजमेंट। प्लीज वापस देखना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मिनिमाइजेस, वेस्टेज भी नहीं होगा, करप्शन भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपका रिस्क भी खत्म हो गया, एंड मिसमैनेजमेंट भी नहीं होगा। सिंपल है क्या? एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बस खत्म है, बस खत्म खत्म खत्म। इट हेल्प्स इन ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं आपके ब्रांड का एक वैल्यू बनता है। टाटा आज मतलब अनबीटेबल चीज है टाटा। एवरीवन हु वांट्स टू हैव अ लाइफ एंड वर्क विल ऑप्ट फॉर टाटा। नो वन वुड एवर से नो टू टाटा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है, पैसा भी सही है, ब्रांड भी बन गया और आप लोग डेवलप भी कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहां तक की बात आप लोग को एकदम समझ में आएगी भाई लोग? पक्का? श्योर? ठीक है, कल अपन बढ़ेंगे आगे एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कल से आप लोग भी रिवीजन के टाइम पे मेरे साथ आराम से सीख सकते हैं। आई होप यहां तक का लेक्चर एकदम सिंपल था, क्लियर था और सारी चीजें आपको समझ में आई है। कल एंटर करते ही सबसे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा? आपकी मार्क्स स्कीम डिस्कस करूंगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। श्योर है? आज के लेक्चर में आप सबका बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, तब तक मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।